हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजू संचार में। आज हम जो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर वो करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा सिलेबस करने वाले हैं। जो बेसिक चीज़ें होंगी वो भी यहाँ पे बताई जाएगी आपको। पहले हम यहाँ पे थ्योरी वगैरह करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम उसके बाद करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरेशनल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो जिस नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और p बाई क्यू के फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर हो तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर्स की कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, तो जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन आपको बना के बताऊँ। अगर आपने देखा होगा कि नंबर लाइन में जो बिल्कुल बीच में होता है उसको हम ज़ीरो लेते हैं, और राइट साइड में 1 2 3 और लेफ़्ट साइड में -1 -2 -3 ऐसे नंबर्स लिए जाते हैं। मतलब जीरो के लेफ़्ट साइड के नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिल करके, मतलब जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारे जब मिल जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। ठीक है ना। तो यानी इंटीजर्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो एक जो होता है इंटीजर वो होता है पॉजिटिव, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। वैसे ही नेगेटिव इंटीजर होते हैं कौन से? -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक जाने वाला है। मतलब लेफ़्ट साइड भी लाइन जो होती है वो ऐसे होती है, एरो दोनों तरफ होता है और बीच में जीरो होता है। इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड में भी इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे और लेफ़्ट साइड में भी इन्फिनिटी तक नंबर जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यू की। तो जब आप राइट की तरफ इंक्रीज़ होता है नंबर, तो -1 और -2 में आप ध्यान से एक देखो, तो -1 राइट साइड में है -2 के, तो -1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और -2 की वैल्यू कम होगी। यानी कोई पूछे कि -1 और -2 में बड़ा कौन सा है, तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि -1 बड़ा है, क्योंकि -1 राइट साइड आता है। देखो इंटीजर में मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जीरो को सिंपल जीरो इंटीजर कहा जाता है। इंटीजर को हम दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर दें। होल नंबर का मतलब क्या होता है? जो जीरो नंबर से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाने वाला नंबर, ये हमारा होता है होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? -1 -2 -3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाने वाला है लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स में ये माइनस से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो नंबर लाइन होता है वहाँ पे जीरो होता है, राइट साइड में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, लेफ़्ट साइड में -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ से इस पार्ट को देखो, राइट साइड वालों को, तो इसको हम होल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये चलता रहेगा, यानी कि ये होल नंबर हो गया। और यहाँ -1 से लेकर के इधर नेगेटिव साइड में चलने वाला है, तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो इसीलिए इंटीजर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ होल नंबर के नीचे नेचुरल नंबर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नेचुरल नंबर की मीनिंग होती है जो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग जो होती है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स और इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वाले नंबर की बात हो रही है। यानी 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, ये होता है नेचुरल नंबर। और जब हम यही नेचुरल नंबर में एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं 1 से पहले, तो वो होल नंबर बन जाता है। आई होप ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की एक और कैटेगरी की, जो तो होता क्या है? डेसिमल नंबर। तो देखो डेसिमल जो होता है, कोई भी नंबर के जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो दो टाइप से आंसर आता है। एक जो कि कुछ डिजिट बाद जा कर के वो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, यानी कट जाए, है ना, रिमाइंडर जीरो आ जाए। और दूसरा होता है कि जब रिमाइंडर जीरो ना आए और कुछ नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है,
तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो कुछ चीज़ें जो थी पीछे की वो मैंने यहाँ पे आपको जानबूझ के बताई है, ताकि अगर हम आगे कहीं पे ये टर्म्स आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये इसकी मीनिंग क्या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कुछ लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है और होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है। तो सीधी सी बात है कि होल नंबर में 1 2 3 4 तो आ ही जा रहा है, क्योंकि उसमें एक और एक्स्ट्रा नंबर है 0। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? नहीं, जो 0 एक ऐसा होल नंबर होता है जो कि नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इंटीजर्स के अंदर ये होल नंबर आता है। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ये तो सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटीजर में प्लस वाली वैल्यू भी होती है, नेगेटिव वाली भी होती है और 0 भी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। फिर जो आगे है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या ये ट्रू है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई इंटीजर माइनस का ले लिया, जैसे -3 लिख दिया, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया 2, और मैं एक और 0 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 ले सकते हैं? जब कोई भी डिनोमिनेटर नहीं दिया होता तो आपको 1 लेना होता। तो क्या इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया? क्योंकि हमने पढ़ा तो यही था ना कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होने चाहिए और डिनोमिनेटर इसमें 0 नहीं होना। यहाँ से देखोगे तो डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 0 किसी में भी नहीं है, यानी हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब आगे आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ठीक है, क्योंकि रियल नंबर को हम डिवाइड ही करते हैं रैशनल और इरेशनल में, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी रियल होंगे, जितने रैशनल हैं वो भी रियल नंबर होने वाले हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, वो भी ट्रू है, और एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये भी ट्रू है। अब तक मैंने जो भी आपको डेफिनेशंस वगैरह समझाई हैं विद एग्जांपल, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी की बुक आप देखो एक बार, उसमें ये टॉपिक दिखेगा आपको जहाँ पे लिखा है द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। जो पहले यहाँ पे आप देखो स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आप ये समझो कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब इसका मीनिंग क्या है? कोई भी नंबर हो 1 को छोड़ करके, 1 को हम यूनिक नंबर बोलते हैं। ये ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, इसको हम यूनिक नंबर बोलते हैं। तो 1 के अलावा बाकी कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया 1 के जस्ट बाद वाला नंबर, फिर मैंने 3 ले लिया, उसके बाद 4। तो 2 किस किस के टेबल में आता है? तो कोई भी नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है और ख़ुद के टेबल में भी आता है, यानी 2 के टेबल में भी आएगा। यानी इसके तो 2 फैक्टर पॉसिबल हो गए। 3 के भी 1 और 3 होंगे, बट 4 के आप जब लिखना स्टार्ट करोगे तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है और 4 खुद के टेबल में तो आएगा ही। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो 4 है वो पहला ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी एक 1 और एक खुद, तो उन सारे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। यानी जैसे हमने यहाँ 2 और 3 लिखा है, तो ये जो 2 और 3 हैं ये प्राइम नंबर है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। 4 पहला नंबर है जो कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने वाले हैं, यानी कि पहला कंपोजिट नंबर। तो अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 हो जाएगा।
ऐसे ही आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होने वाला है 2, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि 1 को हम यूनिक नंबर में रखते हैं, वो अलग कैटेगरी है, उसको ना तो प्राइम बोला जाता है ना ही कंपोजिट बोला जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होने वाला है 2। 2 के अलावा आप कोई और अपनी तरफ से इवन नंबर सोच के देखो कि वो प्राइम हो सकता है या नहीं। देखोगे कि 2 के अलावा 2 इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। तो फिर अब एक और चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तब तो आप 2 लिखोगे। और अगर ये बोल दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर बताओ, तो फिर आपको 2 नहीं लिखना, क्योंकि 2 ऑड नंबर नहीं होता। उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 के जस्ट बाद 3 आता है और 3 एक स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होता है। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम आते हैं द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कोई भी एक कंपोजिट नंबर अगर हम लें और उसका हम फैक्टराइजेशन करें, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो यूनिक होने वाले हैं, उसके फैक्टराइजेशन जितने भी होने वाले हैं वो यूनिक होने वाले हैं। ठीक है, और इनको बोला जा रहा है कि एक हम ऑर्डर में लिखेंगे। अब इनको इस बात को हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं उससे समझ सकते हैं। जैसे आपको पहले नंबर लिखा हुआ है 60, तो आप 60 का जब फैक्टर करते हो तो 60 होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जिसमें 2 कितनी बार आता है, 2 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसमें देखो जितने भी नंबर मैंने लिए, जैसे मैंने लिया 2, 3 और 5, ये क्या सारे प्राइम नंबर हैं। आप देखोगे तो सारे प्राइम नंबर हैं, इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी चीज़ को उसने बोला हुआ है कि इसको ऑर्डर में लिखना होता है हमें। ऑर्डर का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट फैक्टर लिखो इनके, जैसे 2 है, 2 कितनी बार है, वो 2 बार है तो उस पर पावर 2 लगा दिया मैंने, और 3 एक बार है तो 3 को हमने एक बार लिखा, और 5 भी एक बार है तो उसको भी हमने 1 टाइम ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके मीनिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे हम देखें, एक बार आप इसको रीड करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस थ्योरम हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। पहला क्या, एग्जिस्टेंस, मतलब ये कहना ये चाह रहा है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है कंपोजिट नंबर के बारे में, कि हम जितने भी कंपोजिट नंबर मतलब वो उसने थोड़ा सा कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ ये लिखा गया है कि जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते, नॉट प्राइम, यानी कि प्राइम नहीं होते। यानी पहला नंबर हम 4 ले करके भी देख सकते हैं, 4 या फिर कोई भी अदर कंपोजिट नंबर जब हम लिखेंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एक एग्जांपल मैं और लेके बताता हूँ, जैसे कि अगर हमने मान लो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लिया, 18 नंबर ले लिया हमने, तो 18 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि 18 एक कंपोजिट नंबर है, जिसको हम जब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो बहुत सारे नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ लिखा हुआ है, अच्छा यूनिकनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिकनेस, यानी दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी जितने भी ये फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है कि इनके अब और फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, और कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर्स, मतलब कि 2 जो है 2 एक यूनिक नंबर बोला जाएगा, अब चाहे वो 2 बार हो चाहे 3 बार हो, इसीलिए उसने एक्सेप्ट फॉर देयर ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें थी द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक में, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने आपके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड कराया हुआ है, आप उससे भी समझ सकते हो। देखो इस 60 का यहाँ पे इसने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, वैसे ही 84 का करा हुआ है, 225 का किया हुआ है, 360 का भी करा हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप अच्छे से यहाँ से देख के समझ सकते हो। अब ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप देख लो, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो थियरम है ये हर कंपोजिट नंबर के लिए ट्रू माना जाता है,
यानी कि सही है ये, हर जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसके केस में ये थ्योरम सही है। उसके बाद प्राइम नंबर्स की बात करें हम, तो प्राइम नंबर्स हैव ओनली वन फैक्टराइजेशन, मतलब ओनली वन नहीं, वैसे तो वन तो होता ही है, बाकी फैक्टराइजेशन में तो हम जैसे 7 को क्या लिखते हैं 1 × 7, इसके अलावा तो और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो यानी कि इसीलिए हम इसको बोला प्राइम नंबर में, इसने यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली वन फैक्टराइजेशन है जो इटसेल्फ होता है। वन के बारे में मैंने बताया था, ये एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये बात भी आपको याद रखनी है, कई बार ये MCQ में पूछ देता है। दिस थियरम हेल्प्स इन फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स, मतलब कि तो जब भी हम HCF और LCM करते हैं तो वहाँ पे इस थ्योरम का यूज किया जाता है, जो कि हम अभी HCF LCM वाले टॉपिक पे ही जाने वाले हैं इसके बाद। तो जितने टाइप के आप क्वेश्चन NCERT में करोगे उसके अलावा कुछ अदर टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में दिया नहीं है बट वो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम NCERT की जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा HCF एंड LCM, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से ही। देखो जो पहला टॉपिक है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की मीनिंग क्या होती है कि हम जैसे दो नंबर दिए गए हैं और उसके फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर जो दोनों में आता है, जैसे एक एग्जांपल में हम एक एग्जांपल समझते हैं, लाइक मैं 18 लिख देता हूँ यहाँ पे, और मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 24। तो आप 18 के फैक्टर्स लिखो। देखो 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, यस 2 में आता है, यस 3 आता है, 4 5 6 में आता है, 7 में आता है, नहीं 9 में आता है। 9 के अलावा और किस के टेबल में आता है, 18 खुद के टेबल में आता है। अब 24 का लिखो, 1 में भी आता है, 2 में आता है, 3 में आता है तो 3 लिख देंगे, 4 में भी आता है 24, 6 के टेबल में भी आता है, और 8 में आता है, 12 के टेबल में आता है, और सीधा 24 के टेबल में आता है। ये दोनों नंबर के मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए। अब देखो दोनों में आप देखो कि कॉमन कौन कौन से नंबर है, तो 1 तो सब दोनों में कॉमन है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 6 दोनों में है, 6 के अलावा फिर 8 12 और 24 कोई सा भी नहीं है। तो सबसे जो हाईएस्ट की बात करें, हम HCF बात कर रहे हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखो तो जो 6 है वो ही सबसे बड़ा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन आने वाला है। तो ये एक तरीका होता था, हम HCF फाइंड करते थे, पर यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। इसने 24 और 36 लेके एग्जाम्पल, और इसने इसका कॉमन फैक्टर निकाला है। और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है, देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ बोला जाएगा तो आप यहाँ पे देखोगे 1 तो है ही, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। बट जब HCF की बात करेंगे तो हाईएस्ट वाला लिखना होगा, यानी 6 सबसे बड़ा नंबर है तो HCF 6 होगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो जो एक नंबर दिया हुआ है 24, तो देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, ऐसे करते हैं, यहाँ नंबर लिखो, आप सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से चेक करो, जैसे 2 होता है, 2 के टेबल में ये 12 पे आता है, फिर वापस 2 से कर सकते हैं इसको, 6 पे आएगा, फिर 2 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 में आता है, 3 नंबर पे आता है, 3 1 जा 3। तो ये सारे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3, ये सारे नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना हो रहा है, 3 × 3 वन टाइम है तो एक बार हमने इसको लिख दिया ऐसे। अब 36 का भी आप ऐसे ही करो, देखो 36 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा क्या होता है 36। तो अब इसको हम पावर्स के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब HCF में क्या देखना होता है, सबसे पहले तो आप कॉमन देखोगे कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। देखो 2 आ रहा है इधर, इसमें भी आ रहा है 2, 3 इसमें भी आ रहा है और नीचे वाले में भी 3 आ रहा है, यानी कि 2 और 3 दोनों कॉमन है। अब हमें क्या करना होता है, देखो 2 कितनी बार कॉमन होगा, तो आप ऊपर ध्यान से देखो, 24 में 2 की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 की पावर 2 है। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ कि जिसमें
पहले तो जो दोनों कॉमन नंबर हैं वो पहले आपको लिख लेना है, जो कम वाली पावर होगी ना वो आपको यहाँ लगाना है। जैसे 2 की पावर एक में, एक इसमें तो 3 दिया हुआ है पर नीचे वाले में 36 में 2 दिया है, तो मैंने बोला जो कम है वही पावर लगानी है आपको, यानी 2 की पावर 2 लगा देनी है। 3 में देखो यहाँ पे पावर 1 है ऊपर वाले में, 24 वाले में, और 36 वाले में 2 है, तो मैंने बोला कम पावर लेनी है, यानी 3 की पावर 1 ले लेंगे, यानी 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो यहाँ से भी 12 आएगा। तो आपने इस मेथड से भी देखा 12 आ रहा था और यहाँ पे भी 12 आ गया, ठीक है। तो दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे आप। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ मल्टीपल की मीनिंग क्या होती है, जिसका टेबल पढ़ना। जैसे अगर आपको 5 के मल्टीपल लिखने हैं तो आप क्या करते हो 5, 10, 15 फिर डॉट डॉट डॉट, है ना। तो मल्टीपल्स कभी भी क्या होते हैं, फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते। तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना होता है, मतलब कि जो पहला नंबर ऐसे दो नंबर जिनके मल्टीपल हम लिखना स्टार्ट करें तो उसमें पहला कौन सा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे आपको लिखने हैं 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन एलसीएम लिखना है। तो 4 का पहले आप मल्टीपल लिखना शुरू करो। देखो 4 का टेबल आप लिखना शुरू करोगे 4, 8, 12, 16, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 6 का ऐसे ही आप लिखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। देखो पहला नंबर आपका क्या कॉमन दिख रहा है, 12 आ गया पहला नंबर मल्टीपल लिखते टाइम, तो जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक ये मेथड होता है, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल्स लिख करके और फिर देखते हैं। सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको यही ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे हमने एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टर निकालना देखा था, कैसे निकाल रहे थे, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना है। जैसे वही वाले एग्जाम्पल मैं फिर से लेकर के आपको बता देता हूँ। 24 और 36 हमने लिया था। 24 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 का क्या लिखा था हमने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो देखो एलसीएम में क्या करना होता है, जो सबसे पहले कॉमन नंबर हैं उनको लिख लो। तो कॉमन तो इसमें 2 और 3 दोनों है, तो मैंने 2 × 3 लिख दिया। एचसीएफ में हम क्या कर रहे थे, पावर्स जो कम होती थी उसको लिखते थे, बट एलसीएम में उल्टा करना है आपको। देखो 3 और 2 में 3 ज़्यादा है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर पे, ठीक है। वैसे ही 3 में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें भी हम ज़्यादा वाली पावर देखते हैं तो हम ये लेने वाले हैं, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे। तो ये 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 9 8 जा क्या हो जाएगा 72। तो 72 होने वाला है एलसीएम। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आप समझ लो कि जैसे कोई दो नंबर हैं ए और बी, इन दोनों नंबर का जो भी एलसीएम आ रहा है और जो भी एचसीएफ आ रहा है, तो उन दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ इनका जो आता है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आएगा। अभी हमने एक जो एग्जांपल लिया था 24 और 36, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो, जो इसका एचसीएफ आया था वो आया था 12 और जो एलसीएम आया था 72। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों नंबर जिनके हमने एलसीएम एचसीएफ निकाले थे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आने वाली है। ये फॉर्मूला होता है कि अगर ए और बी दो नंबर हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहने वाला है। तो एक ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये फार्मूला आपको बार बार यूज करना होगा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। डिवीजन में क्या करना होता है, जितने भी नंबर हों एक साथ कर देते हैं। जैसे 24 और 36 का हम एक साथ लिख करके ऐसे करेंगे, ये होता है डिवीजन मेथड। जैसे 2 से किया तो 12, 2 के टेबल में 36 18 पे आता है, फिर 2 से कर लो आप 2 6 जा, फिर 9 जा, 2 से वापस करोगे तो ये 3 जा, 9 तो आता नहीं है तो उसको सेम एज इट इज़ रख दिया जाएगा। 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा, और अगेन 3 उससे कर देंगे 1 and 1। और ये जो सारे नंबर आ रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे तो 72। तो एलसीएम ऐसे फाइंड करना होता है, इसको बोला जाता है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड। तो एलसीएम और एचसीएफ
कैसे निकालना है वो अब हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम इससे बेस्ड जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो अब हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो ये देखो, ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हमने कर लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी हो गया। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एक बार पहले आप कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ दिए हुए हैं उसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या लिखा हुआ है कि जो 4 की पावर n कोई नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होने का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि फिर हम जब चेक करेंगे 1 2 3 4 कुछ भी रख करके, तो 4 की पावर n की वैल्यू कभी भी 0 से एंड होगी या नहीं, ये हमें चेक करने को बोला है। चेक वेदर लिखा है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो आप समझो कि 0 कब आता है, किसी भी नंबर के एंड में 0 तब आता है जब वो 10 की पावर के फॉर्म में हो। 10 का मतलब क्या होता है, जैसे 10 की पावर n है, तो अगर 10 की पावर 1 होगा तो 10 होगा, 10 की पावर 2 होगा तो 100 होगा, वैसे ही 10 की पावर 3 1000। तो सारे 10 की पावर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका एंडिंग किससे हो रही है, 0 से एंडिंग हो रही है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, और उसकी पावर n है तो n लगा दो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नंबर 2 की पावर n × 5 की पावर n के फॉर्म में हो, तो उस नंबर की जो एंडिंग होती है वो 0 से होती है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसमें पूछा हुआ था कि 4 की पावर n एंड हो सकता है या नहीं। तो देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग, और उसकी पावर n है तो n लगा दें। तो ये एक तरह से 2 की पावर 2 हो जाएगा और उसकी पावर n, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। तो जब 2 × 5 की पावर n के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसकी जो एंडिंग है वो 0 से नहीं होने वाली है। ठीक है। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको दे सकता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 12 की पावर n को चेक करो कि उसकी एंडिंग 0 से हो सकती है या नहीं, तो आप 12 को क्या करोगे, 2 × 2 × 3 की पावर n लिख देंगे। यानी एक तरीके से ये क्या है, 2 की पावर n, 2 की पावर 2n × 3 की पावर n। 2 की पावर 2 कहाँ से आया, ये 2 बार 2 था तो हमने 2 की पावर 2 लगा दिया, और 3 एक बार था तो 3 की पावर n लगा दिया। अगर यहाँ पे 5 की पावर भी 2n होता इसके साथ में, तो ये फिर 0 से एंडिंग होती। पर ये लिखेंगे नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर n, सो इट कैन नॉट एंड विद 0, क्योंकि इसकी एंडिंग भी 0 से नहीं हो सकती। आप एक बार एग्जाम्पल 2 रीड करो, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये इजी है। इसमें 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 × 3, और 20 का क्या होता है, 2 2 जा 4 5 जा 20। यानी इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 × 5। अब इसको आपको करना क्या है, तो इसने पूछा हुआ था कि एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ। तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन देखो, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है, तो यही हो जाएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ होने वाला है 2। एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो पहले कॉमन है वो लिख लो। देखो 2 दोनों में आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। उसके बाद जो और नंबर है, यानी 3 भी है और 5 भी है, तीनों नंबर लिख लो। और पावर कैसे लगानी है आपको, तो मैंने बताया था कि इसमें हाईएस्ट पावर लगानी होती है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये 2 लगा देंगे, बट 3 की तो हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 लगा हुआ है, और 5 की पावर भी 1 है तो 5 भी यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 × 3 × 5 कितना होता है, ये होता है 60, 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये कैसे आया ये आपको समझ आ गया। एग्जाम्पल 3 में बोला है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 404। इसको कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड करो, और उसके बाद इनका एलसीएम भी फाइंड करना है। देखो 96 नंबर है पहला, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो 2 × 2 × 2 × 2, एक बार और आएगा, तो ये एक तरह से हो गया 5 टाइम 2 आएगा और एक 3। आप एक बार ऐसे भी करके चेक कर सकते हो कि 96 यहाँ लिखा हमने,
2 से हमने किया तो क्या आया 48, फिर 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया तो 12, फिर अगेन 2 से किया तो 6 आएगा, और अगली बार 2, और लास्ट में आ जाएगा 3। और 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर होता है, यानी कि 2 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, एक बार 3 है तो 3। आई होप ये कैसे लिखा मैंने, ये आपको समझ आ गया। अब हम आगे जो दूसरा नंबर है वो है 404। तो 404 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 404, इसका फैक्टराइजेशन अगर हम 2 से करें तो क्या आएगा 202, फिर 2 से करोगे आप तो 101, और 101 एक प्राइम नंबर होता है, तो इसको हम सीधा 101 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 1। यानी हम यहाँ पे 404 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 की पावर 2 इंटू 101। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद अब हमें बोला हुआ था कि HCF फाइंड करो और LCM फाइंड करो। तो HCF में क्या करना होता है कि जो कॉमन नंबर है वो लिखना होता है सिर्फ इसमें। तो देखो आप दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, और इसमें जो लोवेस्ट पावर है वही लिखनी होगी। तो देखो यहाँ 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 2 की पावर 2 हो जाएगा HCF, जो कि होता क्या है 4। तो ये हमने HCF फाइंड कर लिया। LCM कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले आप कॉमन लिख लो, कॉमन तो सिर्फ 2 है दोनों में। उसके बाद जो नॉन कॉमन नंबर है 3 और 101, लेकिन 2 की पावर भी लगानी है हमें, जिसमें हाईएस्ट पावर लगानी होती है LCM में, जो कि 5 दिया हुआ है इसमें, तो 5 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 5 होता कितना है, 2 की पावर 5 होता है 32, और इंटू 3 इंटू 101। अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो 32 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 96, 96 को अब हम 101 के साथ कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। तो 96 को जब हम 101 के साथ करेंगे तो ये हमारा आने वाला है 9696, 9696 आ गया हमारा LCM। तो ये वाली बात आपको समझ आ गई कैसे किया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका भी आपको वैसे ही सेम करना है, 6 के, 72 के और 120 के सबके प्राइम फैक्टर लिख दिए गए हैं। उसमें आपको कॉमन देखना है, तीनों में जो कॉमन हो वो लिख लेना है, वो हो जाएगा HCF। और LCM में पहले कॉमन लिखनी है और फिर उसकी हाईएस्ट पावर लगाते जाओ, और जो नॉन कॉमन है उनको भी यहाँ पे लिख के और मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सारे नंबर्स के को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है 140 का आपको प्राइम फैक्टर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 140 और इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 को 2 से डिवाइड करने पे 70 आएगा। फिर अगेन 2 से आप करो 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये किससे होगा 5 से। 5 के टेबल में 35 7 पे आता है, 7 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 7 के टेबल में आएगा 1। यानी हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो इसका तो यही रहने वाला है आंसर। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है 156। तो देखो आप क्या करोगे, 156 को किससे डिवाइड कर सकते हो 2 से, 2 7 जा और 2 8 जा, ये आ जाएगा 78। फिर 2 से डिवाइड करो, 78 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 39। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 13 आएगा, और 13 एक प्राइम नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट 13 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर वापस 2 हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इसका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट में दे रखा है 3825। देखो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप चेक कर लो, इन सब का सम करो, प्लस करो इन सारे नंबर को। देखो वैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, पर ये आपको ना माइंड में ही कर लेना होता है इसको कैलकुलेट। ठीक है, ये तो ईजी है।
3 और 8 क्या होगा 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, और 18 क्या 3 के टेबल में आता है, तो यस आता है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो साइड में आप कहीं पे लिख करके सिंगल नंबर पहले रफ वर्क में और यहाँ पे साइड में 3 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका भी सम क्या होने वाला है 15 आएगा, ठीक है ना, इनका सम। तो 15 3 के टेबल में आता है। अब 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसके बाद अब ये जो नंबर लिखा है मैंने 4 2 5, ये किससे डिवाइड होगा, तो अब ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है क्योंकि आप इसमें जब टोटल प्लस करोगे तो 11 आएगा और 11 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 से करो, 5 के टेबल में ये कितने पे आता है 17 पे आता है, और 17 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो मैं इसको 17 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 की पावर कितनी होगी 2, क्योंकि 2 बार 3 है तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है आपको 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर भी 2 लगाओगे आप, और 17 1 टाइम है तो 17 को हम 1 टाइम लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया कैसे किया मैंने। अब जो है नेक्स्ट पार्ट वो 5005 है, अब हमें यहाँ पे लिखना है 5005। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप कैलकुलेशन से आप बचोगे, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगी तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो ये नंबर जो है ये इवन नहीं है, तो इवन नहीं है तो ये किसी भी इवन नंबर से कटेगा भी नहीं। 3 से कैसे देखना होता है, सबको प्लस करो, देखो 5 0 0 और 5 सारे डिजिट्स का सम क्या होगा 10 होगा, तो 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगी कि एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 1 जा 5 जो 2 0 हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, और 5 1 जा 5। इसके बाद क्या ये वापस 5 से होगा नहीं, और हमने अभी जस्ट पहले जिस नंबरों से चेक किया था 1 2 3 4, उनसे अब वापस नहीं चेक करना, अब उससे आगे आपको देखना है 5 के बाद। तो अब हम क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7 करेंगे, फिर 30 होगा तो 7 4 जा 28, फिर 2 होगा तो 7 3 जा 21। ये हो गया 7 से। अभी क्या ये वापस 7 से होगा, तो नहीं होने वाला है 7 से, क्योंकि 7 2 जा 14 तो कट जाएगा, बट 3 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस केस में हम 7 से नहीं चेक करेंगे, 11 से हो जाएगा ये। 11 1 जा 11 होता है, फिर 3 बचेगा तो 33 होगा, 11 3 जा, और 13 आया, 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसको हम लिख देंगे 1 जा। तो ये कितना आ गया 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा तो पावर नहीं लगेगी किसी भी नंबर की। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7429। ये इवन नंबर है नहीं तो 2 से तो चेक नहीं करना, 3 से चेक करो आप। 3 के लिए वही डिविजिबिलिटी रूल, सबका सम देखो 7 और 4 11 होता है, फिर 11 में 2 ऐड करोगे तो 13, 13 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा 22। तो 3 से भी नहीं होने वाला। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5 आता है, 5 से ये होगा नहीं। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 7, 7 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा ये। अब 11 के बाद 13 आता है, तो 13 के टेबल में आप चेक करो, 13 से भी नहीं होगा, ये होगा सीधा अब 17 से। 17 से अब आप इसको डिवाइड करो, 17 के टेबल में 74 नहीं आता, 68 आता है। 17 4 जा 68, ठीक है। और जब हम 68 को 74 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और 62 हो जाएगा, और 62 यानी कि 17 3 जा आप करेंगे हम 51 होता है। तो 62 में से 51 को जब हम माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 के आगे ये 9 जो है वो रखेंगे 119, और 119 आता है, 17 7 जा होता है 119, ठीक है। बाकी आपको अगर यहाँ पे डायरेक्ट समझ ना आ रहा हो तो आप एक बार साइड में कहीं पे डिवाइड करके देख सकते हो, यही आने वाला है। अब डिवाइड करके हमारा आया 437। तो देखो 17 तक तो हम ऑलरेडी पहले से ही चेक कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे 17 या 17 के आगे वाले नंबरों से चेक करेंगे। तो ये 17 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 437 को आप डिवाइड करके देखोगे तो 17 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अब ये किससे होगा, तो जो अगला नंबर है हमारा 17 के बाद वो होता है 19। तो 19 2 जा होता है 38, ठीक है। और जब 43 से आप 38 को माइनस करोगे तो आएगा 5 यानी 7 है तो 57 हो जाएगा, और 57 जो होता है वो 19 के टेबल में आता है, 19 3 जा होता है 57।
अब ये 23 आया, 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम 23 से डिवाइड कर देंगे और हमारे जो फैक्टर्स बन रहे हैं प्राइम फैक्टर्स वो इसके क्या बन रहे हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जिसके सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 एक बार रीड करो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन में पहले हमें क्या फाइंड करना होगा कि एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड करेंगे इन दो नंबर जो गिवन है उनका, और उसके बाद जो एलसीएम आएगा वो और जो एचसीएफ आएगा वो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम और एचसीएफ जब दो नंबर के हम फाइंड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो गिवन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें 26 और 91 का हम पहले क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा 26 का प्राइम फैक्टर करो आप, 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल में आएगा कितने पे 1। 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 का आप करो। देखो 91 जो है वो आता है 7 के टेबल में, उससे पहले किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट 7 से करेंगे और 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो वापस 13 आया। अब ये 13 से डिवाइड कर देंगे 1 आ गया, तो यानी 91 का जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक, अब हमें क्या करना है एचसीएफ लिखना है और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा देखो दोनों में जो पहले कॉमन है तो यानी कि एचसीएफ तो 13 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना होता है जो कॉमन है वो तो लिखना है, जो नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं वो भी लिखने होते हैं। यानी इसमें 2 और 7 जो है उसको भी लिखेंगे और 13 को एक बार लिखना है, दो बार 13 नहीं लिखना है, ठीक है। जो कॉमन होता है वो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 182, यानी कि एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब हमें क्या करना है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम यानी कि 182 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2366, ठीक है। अब हमें निकालना है दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है। दोनों नंबर कौन से हैं 26 और मल्टीप्लाई 91, और इसको चेक करना है कि ये इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप मल्टीप्लाई करो, देखो 26 को 1 से किया तो 26, 9 6 जा 54, कैरी होगा 5, 18 और 5 कितना होता है 23। देखो ये और ये दोनों इक्वल आ गए। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो गिवन नंबर जो है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। देख हमने यहाँ पे किया तो देखा कि 2366 और 2366 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी हमने इसको वेरीफाई कर दिया। यानी इस क्वेश्चन में यही करना है कि आपको पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर जो दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाला उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है और इक्वल आंसर आना चाहिए। अब ये सेकेंड पार्ट आप देखो, जो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 510 और 92, तो आपको क्या करना है 510 का पहले क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है, 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 255, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से होता है, 5 से कितने पे आता है 17 पे, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। अब 92 का आप करो, 92 का कैसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 46, अगेन 2 से हो जाएगा ये 23, और अभी 23 तो एक प्राइम नंबर है तो इसको हम 23 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इसमें आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 में देखो 2 दो बार आ रहा है तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिखूँगा इंटू 23। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है इसलिए हम सिर्फ 2 लिखने वाले हैं एचसीएफ, यानी एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम हमें क्या आने वाला है एलसीएम, तो देखो 2 तो आ रहा है पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2,
3, 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 23। अब आपको इन सब नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 5 जा 60 हो जाएगा। ये 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, तो ये आएगा 23460। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार। तो वेरीफाई करने के लिए HCF इंटू LCM करना है। 23460 जो LCM आया उसमें HCF यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, इसका डबल आएगा, यानी 46920। ये हमारा आ गया HCF इंटू LCM। अब हमें दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। दो नंबर कौन कौन से थे, 510 मल्टीप्लाई 92। इसको आप करके देखो, यही आएगा 46920, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 2 का जो थर्ड पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 336 और 54। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका पहले फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड करो आप, 2 से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 168। अगेन 2 से करो 84 आ जाएगा, फिर 2 से करो 42, 2 से किया तो 21, और अब ये 21 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 7 जा और 7 1 जा। तो ये अब आपको समझ आ गया 2 कितनी बार है, 2 की पावर 4 है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे। 4 कहाँ से, देखो आप, ये 4 बार लिखा हुआ है 2, तो इसलिए हम इसको 2 की पावर 4 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही 54 आप लिखो, 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 27। अब 27 3 से होता है, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 2 जो होगा वो 1 टाइम है और 3 की पावर 3 है यहाँ पे। तो HCF क्या आएगा, HCF देखो दोनों में कॉमन है 2, बट लोएस्ट पावर 2 की 1 है तो वो 1 लिखेंगे, और 3 भी कॉमन है तो एक 3 लिखेंगे, और 3 भी एक ही टाइम आएगा क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट पावर 1 है। LCM में क्या करना होता है, पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं 2 और 3, और उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लगा देते हैं 4 और 3। जो कॉमन नहीं है उसको भी हमने लिख दिया 7, जो दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और मल्टीप्लाई 7। तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आ रहा है 3024। ठीक है, और HCF क्या आया हुआ है, 3 2 जा 6। तो HCF और LCM हमारा आ गया। अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो HCF है हमारा 6 मल्टीप्लाई 3024, ये हमने कर लिया LHS वाला पार्ट, और RHS में हमें क्या दिया हुआ है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 336 मल्टीप्लाई 54, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 18144 आएगा। 336 इंटू 54 को जब आप करोगे तो इसका भी सेम आंसर आने वाला है 18144। LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट सेम आ गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन 3 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसमें अब 3 नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखोगे आप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, और इस बार सिर्फ HCF और LCM निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन 2 उसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया था, वही मेथड सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और सिर्फ HCF और LCM निकालना है। इसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करनी, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें नंबर्स दे रखे थे 12, 15 एंड 21। देखो 12 का प्राइम फैक्टर करना इजी होता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, यानी इसको मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 5 या 15 होता है ना, 3 इंटू 5। 21 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो तीनों नंबर में ये 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो तीनों में कॉमन आएगा वही HCF होगा, तो HCF हम इज इक्वल टू लिख देंगे 3। अब देखो LCM कैसे देखना होता है हमें, तो जब भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें पहले आपको क्या करना है, सारे नंबर लिख लेने हैं जो भी प्राइम नंबर्स आपने लिखे हैं। बस ये याद रखना कि एक भी नंबर रिपीट में नहीं करना आपको, बस क्या करना है, पहले अभी सिंपल आप ना जो नंबर इसमें प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 और 7, तो इनको मैं सिंपल पहले लिख देता हूँ, 2 3 5 और 7।
अब हमें लगाना है हाईएस्ट पावर, इनमें जो जो नंबर हमने लिखे हैं इनमें हाईएस्ट पावर कितनी कितनी दे रखी है, नंबर्स जो ऊपर दिए हुए हैं। तो देखो इसमें सिर्फ 2 की पावर 2 दिया हुआ है, बाकी सारे नंबर्स 1 1 टाइम है, तो हम सिर्फ 2 की पावर 2 लगा देंगे, बाकी सारे नंबर हमने पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि एलसीएम में जो नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं उनको भी लिखना होता है। देखो 2 की पावर 2 कितना होगा 4, और 3 5 जा कर लो 15, 7 जा कितना होता है 105। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा 420। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, इसका एचसीएफ होने वाला है 3, एलसीएम होने वाला है 420। तो ये जो सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें नंबर्स क्या हैं 17, 23, 29। तो देखो ये ऑलरेडी तीनों प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, 23 भी एक प्राइम होता है और 29 भी। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं 1 × 17, क्योंकि ये किसी और नंबर के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। 23 भी 1 × 23, और 29 को भी हम 1 × 29। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होगा 1 × 17 × 23 × 29। अब इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करना है हमें। तो एक चीज़ यहाँ से और पता चल रही है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी अगर प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और एलसीएम जो भी प्राइम नंबर दिए होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसको करना है 23, 17 और 29, इनको जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आएगा 11339, यानी कि 11,339 आने वाला है। हमें थर्ड पार्ट में 8, 9, 25 का फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर देखो 8 तो पता है आपको 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, 9 को हम क्या लिखते हैं 3 3 9, यानी ये होगा 3 की पावर 2, और ये होगा 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 2। इसमें आप ध्यान दो तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा। मैंने बताया जब कोई नंबर कॉमन ना हो 1 हमेशा होता है। हम चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 सब में, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं। तो ये एचसीएफ तो 1 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालना होगा, तो एलसीएम देखो जो नंबर है प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 है, 3 है और 5 है। 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है 3, 3 की कितनी हाईएस्ट पावर है 2, 5 की कितनी हाईएस्ट पावर है 2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 8 × 9 × 25। ठीक है, ये आ जाएगा 1800। तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम तो इसका 1800 होने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। कि ये दो नंबर दिए हुए हैं कौन से 306 और 657, जिनका एचसीएफ है 9। ठीक है, और इन्हीं नंबर का एलसीएम हमें फाइंड करना है। करने को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं, पर हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करके निकालेंगे हम। अब इस पार्ट में क्या बोला हुआ था कि हमें एलसीएम फाइंड करना था। नंबर क्या थे 306 और 657। तो हमें क्या करना है देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो कि क्या क्या गिवन है 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, अब इसमें हमें एलसीएम गिवन नहीं है बट एचसीएफ हमें दे रखा है जो कि 9 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू जो दी हुई है 9 वो यहाँ पुट कर देंगे, और बाकी राइट वाले जो टर्म्स हैं उनको हम सेम टू सेम लिख देंगे। अब 9 को मैं क्या करता हूँ राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और क्या होगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा कि डिजिट का सम हमेशा क्या हो 9 से डिविजिबल हो, और यहाँ पे देखोगे आप 306 के डिजिट का सम क्या आ रहा है 9। तीनों डिजिट को जब आप प्लस करोगे 3, 0 और 6 को तो 9 आएगा, और 9 9 के टेबल में आता है, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के टेबल में कितने पे आएगा ये 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36 मल्टीप्लाई 657। अब हमें क्या करना है 34 और 657 इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो ये आएगा 22338,
यानी 22,338 ये होगा इसका एलसीएम। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना है। देखो इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि ये जो पावर ये बोल रहा है कि 6 की पावर जो n लिखा हुआ है, ये जो n है ये एक कोई भी नेचुरल नंबर है। तो 6 की पावर कोई नेचुरल नंबर हो और वो एंड हो जाए 0 से। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, जो 10 से डिवाइड हो। तो अगर 10 की पावर n है तो यानी कि 2 इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए कोई भी नंबर। और यहाँ नंबर क्या लिया गया है, 6 की पावर n। अब ये बताओ 6 का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, यानी 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। यानी इसका मतलब ये है कि ये किस फॉर्मेट में है, 2 इंटू 3 की पावर n के फॉर्मेट में है। बट नंबर क्या होना चाहिए हमारा, 2 इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट में नंबर होना चाहिए, तभी वो 0 से एंड होगा। यानी 6 की पावर n 0 से एंडिंग नहीं होगी इसकी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक बार क्वेश्चन आप रीड करो अच्छे से। लिखा हुआ एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और उसके बाद प्लस 5। ये कह रहा है कि ये इन दोनों नंबर्स, ये दो नंबर्स हैं कौन कौन से, ये वाला एक है और यहाँ पे एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों नंबर को बोल रहा है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो क्या मैं और इसमें से 13 को कॉमन कर लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 बचेगा, क्योंकि 13 हमने कॉमन कर लिया है। तो 7 इंटू 11 कितना होता है, 77। अब 13 में 13 कॉमन होता है तो क्या बचता है, 1। तो यानी ये क्या आ गया, 13 इंटू 78, ठीक है। अब देखो इसमें ये दो नंबर तो हैं ही, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 तो हमेशा ही होता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर तो अभी हो गए। वैसे तो ये 78 के और फैक्टर हम कर सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, हम यहीं पे बता देंगे कि इसका वैसे भी हमें दिख रहा है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम लिखेंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वही तो होते हैं कंपोजिट नंबर, और प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सो इट्स अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, मल्टीप्लाई में है सारे, और ये प्लस का 5 आगे लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे 5 कॉमन कर दूँ और फिर ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूँ और इस सारे नंबर को, देखो 7 6 क्या हुआ 42, 5 को इसमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 5 हमने कॉमन कर लिया है। फिर इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या आया, 4 3 12, 12 2 24, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 24 और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 5 से 5 कॉमन किया है तो 1। अब हमें करना क्या है, तो 42 और 24 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 1008 और प्लस 1, यानी अब की बार ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। अब हमें दो फैक्टर यहाँ दिख रहे हैं 5 और 1001, जो कि 1 के अलावा दो फैक्टर पहले से ही हैं और 1 हमेशा होता ही है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें भी सेम रीज़न आप लिख लेना कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो इसमें यही चीज़ें एक्सप्लेन करके बतानी थी कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको करते हैं यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको रीड करो। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मीटर टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब कि एक सर्कुलर पाथ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो सोनिया है वो पूरे इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट कर रही है 18 मिनट्स में, और रवि को उसी सेम पाथ को ट्रैवल करने में लग रहा है 12 मिनट्स। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि वो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं, तो कितनी देर बाद वो वापस उसी पॉइंट पे, मतलब अगर वो मान लो यहाँ एक मैंने पॉइंट ले लिया, ए से ही दोनों ने चलना स्टार्ट किया, तो और कितने मिनट्स बाद वो वापस उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे आकर के। तो ये हमें फाइंड करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें करना क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। और किसका एलसीएम फाइंड करना है आपको, 18 और 12 का। 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है।
12 का क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, यानी 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम में मैंने बताया ना कि जो सारे नंबर हैं प्राइम नंबर इसमें तो 2 और 3 नंबर आ रहे हैं बस। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 4, और 3 की पावर 2 क्या होगा, 9। 4 9 जो कितना होगा, 36 मिनट्स। तो इसका आंसर इतना ही था। इसमें ये दोनों कितने देर बाद वापस उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे एक बार वापस मिलेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे सारा सिलेबस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप और विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।